पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन। इसके पहले हमने वीडियो 1 में आपको बताया था कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष क्या है, तथा साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हमने बताया था कि चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर की परिभाषा क्या है। यानी चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो तल है, लंबवत तल, वो चुंबकीय याम्योतर होता है, जबकि भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योतर कहते हैं, जिसको चित्रवत हमने यहां निरूपित किया है। देख सकते हैं आपकी ए बी सी और डी, ए बी सी और डी एक चुंबकीय याम्योतर है, जिसके साथ थीटा कोण के साथ भौगोलिक याम्योतर है। यानी अगर एक किताब को उदाहरण ले लिया जाए तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एक चुंबकीय याम्योतर तथा एक भौगोलिक याम्योतर है, तो इसके बीच जो कोण है, इस कोण को थीटा द्वारा निरूपित किया गया है। और ये थीटा कोण जो है वही देखिए वो यहां देख सकते हैं आपके, थीटा का मतलब दिक्पात का कोण या दिक्पाल का कोण होता है। वही ये एमएन का अर्थ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये होता है ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। यानी दोनों पृष्ठ जो किताब की सहायता से हमने आपको ऐसे हाथ की सहायता से बता रहे हैं। इस प्रकार से चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर के बीच जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा दिक्पात का कोण या दिक्पाल का कोण, जिसे थीटा द्वारा इंडिकेट किया गया है चित्र में। साथ ही साथ यहां ये क्षैतिज तल, पृथ्वी के क्षैतिज तल तथा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर के बीच जो कोण बना है, इस कोण को हमने डेल्टा द्वारा निरूपित किया है। और इस डेल्टा का अर्थ होता है नमन कोण, या कहीं कहीं किताबों में इसको कहा गया है आनति, या अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। यानी चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर का निर्धारण, जैसे ये किताब के आधार पर हमने उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट कराया, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तो इसको व्यवहार में हम पृथ्वी पर कैसे उतारें। तो इसके लिए हमने यहां देखिए एक चित्र बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं और समझकर इसको अपने से लिख सकते हैं। देखिए यहां 1 मीटर लंबी एक छड़ी, उदग्र छड़ी, जैसे ये धरातल हो गया, एक समतल हो गया, एक डेस्क ले लेंगे और उस डेस्क पर 1 मीटर की लंबी छड़ी लगा देंगे और उस डेस्क को वहां रखेंगे जहां प्रकाश की किरणें निर्बाध रूप से आ रही हो। इस स्थिति में 1 मीटर लंबी छड़ी को केंद्र मानकर 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं और 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद अपराह्न जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब उस 1 मीटर की छड़ी पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से बनेगा। और यह प्रतिबिंब यहां हमने बनाया है पश्चिम दिशा में, एएम पूर्वाहन में छड़ी का प्रतिबिंब जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जब आप इसको करेंगे तो उसका वास्तविक होगा। तो एएम में, पूर्वाहन में, इधर से सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इधर आएंगी तो इसका प्रतिबिंब यहां अगर बनता है तो इस स्थिति में पुनः अपराह्न के समय जो प्रतिबिंब बनेगा और इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच एक कोण बनेगा। देखिए यहां एम पूर्वाहन के छड़ी का प्रतिबिंब, पीएम अपराह्न में बना छड़ी का प्रतिबिंब, इनके बीच जो कोण बना, इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक रेखा अगर खींच देंगे तो ये रेखा भौगोलिक अक्ष को निरूपित करेगी तथा इससे गुजरने वाला जो तल होगा, वो गुजरने वाला तल जो होगा वो भौगोलिक यहाँ याम्योतर को निरूपित करेगा, भौगोलिक याम्योतर को निरूपित करेगा। उसी तरह से चुंबकीय याम्योतर का अगर निर्धारण करना है तो आप एक काम करेंगे, काल्पनिक रूप से मानिए कि ये एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक में 2 पिन ऐसे लंबवत दोनों तरफ 2 पिन लगाकर और इसे ऐसे लटकाएंगे और पृथ्वी के साथ जो कोण बनेगा, इस कोण के अनुरूप उसके लंबवत पृष्ठ पर पिन ए और बी यानी ए और ए1 द्वारा एक चिन्ह लगा देंगे। पुनः इस छड़ चुंबक को उलट करके लटकाएंगे और इस स्थिति में जो कोण बनेगा तो यहां देखिए वो यहां ऐसे इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब यहां ए और यहां ए1 हो गया, यहां बी है
और ये B1 हो गया। अब इन दोनों के को अगर समद्विभाग करेंगे तो ये चुंबकीय अक्ष को निरूपित करेगा तथा इस तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। यानी एक बार हम लोग फिर से समझते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर के लिए 1 मीटर की छड़ी एक समतल पृष्ठ पर जहां प्रकाश की निर्बाध किरणें पड़ती हैं समतल पृष्ठ पर व्यवस्थित करते हैं तथा उसी को केंद्र मानकर 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं और पूर्वाहन और अपराहन में बने जो प्रतिबिंब हैं उन प्रतिबिंब को एक रेखा द्वारा रेखांकित करते हैं और इस रेखा के बीच जो कोण बनता है उसके समद्विभाजक को जब खींचते हैं तो भौगोलिक अक्ष प्राप्त हो जाता है तथा इससे गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। उसी तरह से चुंबक है, चुंबकीय याम्योत्तर का निर्धारण और भी आसान है। ये एक छड़ चुंबक मान लिया, इसमें दोनों तरफ 2 पिन लगा देंगे जो इसके लंबवत होगा, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इस स्थिति में जो A और A1 पिन द्वारा चिन्हित भाग बनाएंगे और पुनः जब इसको पलट देंगे तो इस स्थिति में B और B1 द्वारा चिन्हित भाग बनाएंगे और इनके बीच जो कोण बना इन कोणों को समद्विभाजक रेखा द्वारा जब बांटेंगे तो ये चुंबकीय अक्ष को निरूपित करेगा और ये चुंबकीय अक्ष को निरूपित करने वाले जो तल हैं यानी जिसमें A, A1, B, B1 स्थिर है इस तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब सबसे प्रधान चीज है पृथ्वी के चुंबकीय अवयवों का अध्ययन करने में पहला चीज है नमन कोण या आनति। आप बाबू देखिए यहां इसको आप यूं समझ सकते हैं। देखिए यहां ये क्या हो गया पृथ्वी का क्षैतिज तल की दिशा और ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इसी चीज को हम पहले इस परिभाषा को बताने के पहले यहां हम आपको बता दें। ये देखिए ये निडल की स्थिति बता रहा है जैसे किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी के विभिन्न भागों में जब लटकाते हैं तो प्रत्येक जगह उसके द्वारा बना हुआ कोण अलग अलग होता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ एक चुंबकीय R यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा R द्वारा यहां इंडिकेट करेंगे और ये पृथ्वी का क्षैतिज पृष्ठ है जो सामने दिख रहा है। इस तरह से इसके बीच जो कोण बना यानी यूं कह लीजिए कि इस छड़ चुंबक को जब हमने इस तल पर लटकाया तो ये छड़ चुंबक कल्पना किया कि अगर ऐसे एंगल अंतरित करता है तो ये क्षैतिज तल हुआ और इसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण को नमन कोण कहेंगे। यानी पृथ्वी के किसी स्थान पर उसी चीज को जो चित्रवत वहां दिखाया गया है यहां परिभाषा पहले है पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं जिसको स्मॉल डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव बाबू यहां देखिए आपके माइंड में सेट होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई कंपोनेंट कोई राशि अगर तिर्यक है तो उसका निश्चित रूप से वेक्टर एनालिसिस किया जाता है यानी उसको द्विविमीय सदिश वियोजन के आधार पर उसको 2 अवयवों में खंडित करते हैं, एक को क्षैतिज और दूसरे को ऊर्ध्वाधर जो पहले वाले चित्र में H और V के रूप में दर्शाया गया है जहां V का मतलब वर्टिकल और H का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब उसी चित्र को हमने यहां लाया है तो ये हो गया वर्टिकल ये हो गया हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो त्रिकोणमिति के हिसाब से इसको कर्ण कहा जाएगा, इसको लंब कहा जाएगा, इसको आधार कहा जाएगा। इस एंगल के हिसाब से ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार जब निकालना चूंकि क्षैतिज निकालना है एच निकालना है तो हमें त्रिकोणमिति का वह रेशियो लेना होगा जिसमें आधार होता है तो वह रेशियो है कॉस। तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार के साथ साथ कर्ण भी होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कॉस और सेक दोनों होता है तो सेक चूंकि रिवर्स फॉर्म में होता है इसलिए यहां कॉस ही लिया जाएगा। तो इस स्थिति में कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हुआ एपी और कर्ण हो गया एओ। तो एपी बटा एओ, जहां एओ आर हो गया
क्रॉस जब गुना किया तो AP का मान R cos डेल्टा हो गया। तो चूंकि क्षैतिज अवयव है और आपको पहले से याद होगा कि चुंबकीय क्षेत्र को चूंकि B द्वारा इंडिकेट करते हैं और B में H यहां कोटेशन के रूप में लगाया है जो इंडिकेट करता है कि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, यानी BH द्वारा इसको सिंबल करेंगे जो क्या बतलाएगा, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, जिसका सूत्र हो जाएगा R cos डेल्टा। उसी तरह से उदग्र निकालना है तो उदग्र मतलब लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए sin डेल्टा लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है। तो उसी तरह से यह B भी द्वारा इंडिकेट करेंगे, भी मतलब वर्टिकल होता है, यानी उदग्र क्षेत्र का, उदग्र अवयव चुंबकीय क्षेत्र का। अब यहां एक हो गया R cos डेल्टा और एक हो गया R sin डेल्टा। अब हमारे पास नमन कोण अगर निकालना है, डेल्टा निकालना है, तो आप इन दोनों को बट्टा करेंगे। तो देखिए वो आप सोच रहे होंगे कि इसको पहले इसको बाद में क्यों नहीं किया, तो इसलिए कि tan डेल्टा है, अगर इसको पहले करेंगे तो कॉट आ जाएगा जो आगे चलकर फिर बदलना होगा, इसलिए BV बटा BH करेंगे तो यहां tan डेल्टा आ गया और डेल्टा बराबर हो गया tan इनवर्स BV बटा BH, tan इनवर्स BV बटा BH। इस आधार पर हम नमन कोण की गणना कर सकते हैं। वहीं चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए चूंकि आपको पहले से ज्ञात है कि कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पहले आधार है और चूंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, आगे पीछे हो सकता है, इसका मतलब कि BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। यानी आज हम एक नजर में आपको बता दें, चुंबकीय अम्योतर और भौगोलिक अम्योतर किताब की सहायता से हमने ये पृष्ठों को बताया और उसके अलावा प्रायोगिक तौर से भी हमने दोनों को निर्धारित करने का तरीका बताया। एक में क्षण चुंबक की सहायता से लंबोत्पीन विधि द्वारा चुंबकीय अम्योतर का निर्धारण करते हैं, जबकि भौगोलिक अम्योतर का निर्धारण करना बिल्कुल ही सहज है। इस आधार पर अब चुंबकीय अम्योतर और भौगोलिक अम्योतर जब जान गए तो इसके आगे जब अगले वीडियो यानी वीडियो 3 में जब मिलेंगे हम, तो उसमें आपको बताएंगे कि दिक्पात या दिक्पाल जो यहाँ दिख रहा है, दिक्पात का कोण, इसका मतलब साधारण भाषा में देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसका मतलब कि चुंबकीय अम्योतर ये इसके बीच कोण जो बन रहा है, चुंबकीय अम्योतर और भौगोलिक अम्योतर के बीच जो कोण बन रहा है, उस कोण को दिक्पात का कोण या दिक्पाल का कोण कहा जाता है। साथ ही साथ आपको हमने नमन कोण को भी एक्सप्लेन किया ताकि नमन कोण आप भली भांति समझ सकें। इस नमन कोण का मतलब हो गया कि पृथ्वी का क्षैतिज पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसके बीच जो कोण बना उस कोण को नमन कोण कहा जाएगा और नमन कोण के आधार पर ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव की गणना की जा सकती है। साथ ही साथ आज हम आपको बता दें कि जहां डेल्टा का मान 90 डिग्री होगा वो चुंबकीय ध्रुव होगा और डेल्टा का मान 0 डिग्री होगा वो चुंबकीय नीरज होगा। आप समझ रहे होंगे कि आखिर नीरज तो अभी बताया नहीं, तो अगले दिन आपको हम चित्र की सहायता से आप सबको पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथ्वी का काल्पनिक चित्र मानकर उसके विभिन्न भागों को दर्शाएंगे, जिसमें चुंबकीय नीरज जो होता है वो असल में भौगोलिक नीरज से 11.5 डिग्री लगभग के कोण से बना होता है, जो चुंबकीय अक्ष होता है उसके साथ समकोण अंतरित करता है। इसके अगले वीडियो में आप उनसे लगातार जुड़े रहेंगे जो विशेषकर 12वीं कक्षा के लिए है, और आपको ये भी सूचित कर दें कि हम आपको 12वीं 11वीं तथा इसके अतिरिक्त कंपटीशन के वीडियो आप तक पहुंचाते हैं।